जय हिंद टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मंडे टू सैटरडे डेली हम NIOS DLED की जो ऑफिशियल बुक्स हैं उसकी समरी करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसका टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन इन इंडिया। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। क्या है वो कोट? What is the difference between successful and nobody of this world? आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों के और अनसक्सेसफुल लोगों के, या जिन्हें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को क्या चीज ऐसी है, क्या एक वर्ड ऐसा है जो डिफरेंशिएट करता है? एक वर्ड अगर आपसे पूछूं जो डिफरेंशिएट करता है तो वो क्या होगा? आप सोच के बताइए। उस एक वर्ड का नाम है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी ड्यूटी करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जैसे कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT की, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है। नोटिफिकेशन कब आएगा? एग्जाम डेट कब होगी? कट ऑफ क्या रहेगा? फेल हो गए तो क्या होगा? पास हो गए तो पहाड़ बना देंगे या हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मतलब पूरी दुनिया जीत के रख देंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, अपनी ड्यूटी करना। हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हम DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना पढ़ाई करना इन एक्सपेक्टेशन से दूर रहकर। जब हम अपनी ड्यूटी को करते हैं इन एक्सपेक्टेशन को हटा के, तब उसको बोला जाता है कर्म। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी ड्यूटी करना, या हम सिंपली कह सकते हैं अपना कर्म करना, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये कर्म इससे डिसाइड नहीं होता है कि आपका मन है तो पढ़ लिया, मन नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मन है तब भी पढ़ना, मन नहीं है तब भी पढ़ना। जो मेरे लिए जरूरी है उस काम को करना, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो ये एक वर्ड है जो डिसाइड करेगा कि आपका DSSB PRT में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डिसिप्लिन। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। कल की जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसको लगभग 300 लोगों ने देखा। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया मुझे और बहुत एक्साइटेड भी थे कि हाँ NIOS की समरी हो रही है। अब हम NIOS की समरी करेंगे। इंट्रोडक्शन में, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास इतने, मैं मान के चलता हूं इतने बच्चे थे, हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग NIOS की समरी करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये सेशन जितना लंबा चलेगा NIOS की समरी, जब तक DSSB का नोटिफिकेशन आएगा तब तक ये सेशन चलने वाला है। तो तब तक इसको कौन कौन कंटिन्यू कर पाएगा? जिसके अंदर डिसिप्लिन होगा वही कंटिन्यू कर पाएगा। 300 लोगों ने एक बार वीडियो देखी,
इंट्रोडक्शन की वीडियो। इन 300 में से गिने चुने ऐसे लोग हो गए, एक ऐसा कोई एक तो इंसान हो गई, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो DSSB की समरी को लास्ट तक देखेगा, चाहे ये समरी 3 महीने चले, 4 महीने चले या 5 महीने चले। तो जिसके अंदर वो डिसिप्लिन होगा, वो गट्स होगा, सिलेक्शन उसका होगा। तो जब तक एक व्यू आता रहेगा इस YouTube चैनल पे, DSSB PRT की समरी चलती रहेगी। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हमें एंशिएंट, हमारा टॉपिक आज का था कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को हमें समझना है। तो हम देखते हैं, टाइमलाइन देखते हैं कि हमें इस कोर्स में क्या सिखाना चाह रही है, ये बुक्स हमसे क्या कहना चाह रही है, हमें वो देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। ठीक है, एंशिएंट का मतलब होता है हमारी ओरिजिनल हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। फिर बीच में हम पर मेडाइवल टाइम पीरियड जब था, जब मुगल्स का शासन था, मुगल शासन काल में, तब इस एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आया। जैसे ये ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम थी, अगर मैं इसको ओ बोलूं, तो यहां पर इस टाइम पीरियड में एंशिएंट से मेडिवल तक कुछ चेंज हुआ होगा, प्लस माइनस, किंगडम बन रहे थे, बिगड़ रहे थे, नए राजा आ रहे थे, तो उसका इंपैक्ट एजुकेशन पे भी तो पड़ा था। तो ये ओरिजिनल एजुकेशन थी, वो चेंज हो गई और ओ डैश हो गई, ये एक नई एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुई। फिर मेडिवल टाइम पीरियड से हमारे पास मॉडर्न टाइम पीरियड आया। मॉडर्न टाइम पीरियड में हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने। तो हम इसमें देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब 1947 से पहले, कि हमारे देश में जब ये ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने हमारी एजुकेशन, ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम जो था, एंशिएंट, जो हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, उसको अपने मतलब के लिए, अपने हिसाब के लिए किस तरह से तोड़ा मरोड़ा, कैसे चेंज किया, वो हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे कमीशन बनाए गए, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। बेसिकली उस टाइम पे जब हम पे शासन हो रहा था अंग्रेजों का, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें नौकर चाहिए जो सस्ते में काम कर सके और जिनको इंग्लिश बोलना आता हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, उनका इससे मतलब नहीं था। तो उन्होंने हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था ओरिजिनल, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। तो फिर यहाँ प्लस और माइनस हुआ और एक नया एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसको हम कह सकते हैं ओ डबल डैश। ठीक है, ओरिजिनल तो ओ था, फिर यहाँ ओ डैश हुआ, फिर ओ डबल डैश हुआ। फिर हम 1947 में हमें आजादी मिली, तो हम क्या देखते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब कि आफ्टर 1947, 1947 के बाद क्या हुआ। 1947 में हमें आजादी मिल गई। जब देश आजाद हुआ, तो देश की सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी में से एक प्रायोरिटी थी कि अपने देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन पॉलिसी, अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, जो हमारी पुरानी प्राचीन व्यवस्था थी उस पर वापस कैसे जाएं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से पूरा सब चेंज कर दिया था। तो हमें किस तरह से अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइव करना था, उसको जिंदा करना था, तो वो काम करना था। तो इसके लिए बहुत सारे एफर्ट हुए, अलग अलग कमीशंस, अलग अलग कमेटीज बनाई गई। ठीक है, उसके लिए, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कमीशंस बनाए गए। ये क्या चाह रहे थे इस टाइम पीरियड में, आजादी से ये 2005 तक का जो पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस थे, हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी, वो क्या चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि हम सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, हाई क्वालिटी की एजुकेशन फ्री में कैसे प्रोवाइड करें। प्राइमरी एजुकेशन, बड़ी मतलब इतनी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें अपने देश के लोगों को कि वो अपना खा कमा सकें, वो कैसे पॉसिबल होगा। तो ये 2005 तक एफर्ट किया, लोगों को जोड़ा, एजुकेशन के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट मिले, उतने रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर 2005 से 2009 तक
और एफर्ट किया और 2009 में एक मेजर डिसीजन लिया गया। जो 2009 था उसमें एक मेजर डिसीजन लिया, तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। अमेंड का मतलब होता है उसमें बदलाव किया, और उस अमेंडमेंट का नाम था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आर्टिकल 45 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 45 के अंदर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इस एक्ट का नाम दिया गया, ये जो एक्ट था, इस एक्ट का नाम दिया गया, यहां पर मैं बोल देता हूं, RTE 2009। RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन 2009। ये क्या कहता है, ये राइट बोलता है कि 6 से लेके 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फिर और बड़े स्केल पे काम करना शुरू हुआ। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, UEE। क्या होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब सबके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री किस तरह से प्रोवाइड की जाए, ये मिशन चल रहा था आजादी के बाद। और 2009 में जाके एक लॉ बना, एक डिसीजन लिया गया, फिर सरकार एक्शन में आई और फिर इस गोल पे काम करना शुरू किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को एक लॉ का नाम दे दिया। उस लॉ का नाम क्या था, RTE 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब ये लॉ बना दिया, लेकिन लॉ बनाने से काम नहीं चलता है, लॉ को इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो कर दिया। उसके बाद देश में प्रायोरिटी क्या थी कि हमें इसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट करना था। अरे भाई, केवल लॉ बनाने से काम थोड़ी चलेगा, इसको एक्चुअल में जमीन पे कैसे उतारा जाएगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 लेवल पे काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। बहुत सारे बॉडीज की स्थापना की गई, ठीक है, बॉडीज को एस्टेबलाइज किया गया। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट्स बनाए गए, स्टेट लेवल पर SCERT बनाया गया और नेशनल लेवल पर NCERT बनाया गया। समझ में आ रहा है। तो डाइट बनाया, SCERT बनाया, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसके लिए हमने 3 लेवल पे काम किया, SCERT बनाई, यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया गया, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। यहां पर डाइट्स बनाए गए, SCERT बनाई गई और NCERT, ठीक है, ये बॉडीज बनाएंगी ताकि हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद फिर क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, मतलब अब हमें हाई क्वालिटी के टीचर्स चाहिए जो हमारे बच्चों को ट्रेन कर सके, ये ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। तो प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स मतलब किस तरह से क्या टीचर में क्या क्वालिटी चाहिए थी, तो फिर एक सिलेबस डिजाइन किया गया जिसको बोला गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस डिजाइन किया गया ताकि हमें हाई क्वालिटी के टीचर्स मिल सकें जो हमारे देश का भविष्य बच्चों को पढ़ा सके।
तो डीएलएड की शुरुआत हुई, ठीक है, बीएड की शुरुआत हुई, ये सब डिग्रीज की शुरुआत हुई, ठीक है। और बच्चों इसमें ये क्या पढ़ा रहे थे, इसमें ये क्या कोशिश कर रहे थे कि टीचर किस तरह से बच्चों को ट्रेन करेगा। कई तरह के बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं। नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चों को टीचर किस तरह से ट्रेन करेगा, ये इस कोर्स में बताया गया, किस तरह से पढ़ाएगा। नॉर्मल बच्चे जिनका आईक्यू नॉर्मल है, स्पेशल बच्चे कुछ होते हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ को पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ को लिखने में दिक्कत होती है, कुछ को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को सुनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ को याद करने में प्रॉब्लम होती है। अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है। तो इन सबको एक साथ लेकर किस तरह से आप चलेंगे, तो वो सिखाया जाएगा आपको इस कोर्स में। तो सरकार ने एक कोर्स बनाया, ये डीएलएड। फिर सरकार ने क्या डिसाइड किया कि हाँ कोर्स तो बना दिया, कि फिर बच्चे टीचर ने पढ़ाई की है या नहीं की है, तो उसके लिए उन्होंने एक टेस्ट रखा कि आपको अगर टीचर बनना है तो फिर आपको एक पायदान पार करना पड़ेगा, जिसका नाम दिया उन्होंने सीटेट। तो फिर 2011 में ये सीटेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो 2011 में सीटेट इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, हमारी सरकार का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि अब हमें इंटरनेशनल लेवल पर एलिमेंट्री एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशन को देखना था और अपने एजुकेशन मॉडल को इंटरनेशनल लेवल से जो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, जो हम अच्छी चीजें हैं बाहर से सीख के, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूएसए, यूएस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, इस तरह की कंट्रीज से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। तो अब सरकार का ये काम है, यहां पर सरकार काम कर रही है। तो मैं अगर इसको समराइज करूं फिर से, अगर फ्लो चार्ट बना के, तो ये है पूरा कोर्स 501। 501 की मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इस 501 में 10 यूनिट हैं। इस 10 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है वो बता दिया मैंने। हम यहां से शुरुआत करेंगे एंशिएंट एजुकेशन से और ऊपर चलते हैं। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से चलेंगे, फिर जो मॉडिफिकेशन हुआ मेडाइवल टाइम पीरियड में उसको देखेंगे। फिर आ गए कौन, फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कैसी थी उसको देखेंगे। मॉडर्न में दो तरह से, कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये था 1947 से पहले, ये था 1947 के बाद का, ठीक है। तो यहां पर फिर यहां से फिर गवर्नमेंट, जब हमारा देश आजाद हो गया तो फिर अभी मैंने बताया, रिकॉल कर रहे हैं हम, कि हमारी 2005 तक हमने एफर्ट किए कि किसी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया जाए। लेकिन वो हुआ कब जाके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पहला स्टेप या सॉलिड स्टेप हम बोल सकते हैं इसको, गवर्नमेंट ने लिया कब, 2009 में, जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। 86, इसको याद रखना है, पेपर यहीं से आ जाता है। हमें पेपर के ऑब्जेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे जाके टीचर बनना है, लोगों को बच्चों को पढ़ाना है, तो इसीलिए सीख रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट अगर बताना हो तो इंपॉर्टेंट तो 1 महीने में तैयारी कर लो तो पेपर निकल जाएगा DSSP का। लेकिन हमें सीखना है क्योंकि आगे जाके सिखाना है, तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 45 के अंदर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया और इस एक्ट का नाम हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री
एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का लॉ तो बना दिया। उसके बाद इसकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए क्या किया सरकार ने या गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉडीज बनाई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बना था, डाइट, स्टेट लेवल पे क्या बना, SCERT, और नेशनल लेवल पे क्या बना, NCERT। ठीक है, ये होने के बाद फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या थी कि प्रिपरेशन ऑफ टीचर, फिर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसको DLED बोलते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया या BEd भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको किस तरह से ट्रेन करना था ताकि ये नॉर्मल बच्चे या नॉर्मल या हम कह सकें ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को आप कैसे पढ़ाएंगे, इसमें नॉर्मल भी आ जाते हैं और स्पेशल भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, प्रिपरेशन ऑफ टीचर करने वाले। यहां पर फिर हमने क्या देखा था, ये इंट्रोड्यूस करने के बाद 2011 में एक एग्जाम और इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था CTET, उसको इंट्रोड्यूस किया। आगे फिर क्या हुआ, अब गवर्नमेंट का हम जो जिस लेवल पे चल रहे हैं वो लेवल है इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जहां हम ये देख रहे हैं कि US का, UK का, जर्मनी का, सिंगापुर का, एजुकेशन मॉडल क्या है। जैसे आपको पता होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 400 टीचर्स को, अप्रोक्सीमेटली नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 400 टीचर्स को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा था। क्यों भेजा था, ताकि हम वहां से उनके सिस्टम से कुछ अच्छा सीख के अपने यहां दिल्ली में इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये है पूरा 501 कोर्स का ओवरव्यू, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर काम की बात देखें तो ये रही काम की बात। बहुत ज्यादा अगर हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो ये चीज आपकी, आप चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2009 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 45 के अंदर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया और उस एक्ट को नाम दिया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, कल के लेक्चर में मिलते हैं। ये हमारा लेक्चर, इसको हम लेक्चर 1 मानते हैं। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम यहां से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम मेडिवल पे जाएंगे, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे यहां पर आएंगे और हमें यहां से कहां पहुंचना है, यहां पे, तब 501 एंड होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को, आदर्श एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो सीरियस है तैयारी करने के लिए इसको शेयर कीजिए। साथ में मिलकर तैयारी करते हैं, आप भी और मैं भी, और कल मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में।